प्रीवियस एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जटिल यौगिक के प्रकार डिस्कशन करेंगे कि जटिल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर डिस्कशन करेंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये हम कैसे जान पाएंगे कि दैट इज जो संकुल यौगिक होते हैं, ये वो जटिल यौगिक होते हैं, उसे हम कैसे जान पाएंगे वो किस प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः एक जटिल यौगिक की पहचान क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट एक ऐसा ब्रैकेट होता है उसको तोड़ने वाला कोई है ही नहीं, तो वह स्क्वायर ब्रैकेट ही एक जटिल यौगिक की पहचान होती है। और उस स्क्वायर ब्रैकेट पर उपस्थित आवेश, उस स्क्वायर ब्रैकेट पर उपस्थित आवेश ही ये दर्शाएगा कि वह ऋणात्मक जटिल यौगिक है कि धनात्मक जटिल यौगिक है कि उदासीन जटिल यौगिक है। यदि उस पर ऋण आवेश होगा तो उसे ऋणात्मक कहेंगे, और अगर धन आयन होगा उसे धनात्मक कहेंगे, अगर कोई आवेश नहीं होगा तो उसे उदासीन कहेंगे। दैट इज एनायनिक कब कहा जाएगा? जब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। कैटायनिक कब कहा जाएगा? जब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूट्रल कब कहा जाएगा? जब उस पर चार्ज ही नहीं होगा। तो हम देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, यहां पे कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं लिखा गया है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग देखें, इस कॉम्प्लेक्स में देख पा रहे हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिखा गया है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में जो ब्रैकेट के बाहर वाला क्षेत्र होता है, ये हमेशा क्लियर कर लें, जटिल यौगिक तो ब्रैकेट के अंदर वाले होते हैं, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर मतलब बाईं ओर हो या दाईं ओर हो, लेफ्ट हो या राइट हो, उसे किस नाम से पुकारते हैं? आयनिक क्षेत्र। किस नाम से पुकारते हैं? आयनिक क्षेत्र। दैट इज आयनिक स्फीयर। क्या नाम देते हैं? आयनिक स्फीयर। और जो ब्रैकेट वाला होता है उससे उपसंयोजित क्षेत्र या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये स्फीयर टूटता नहीं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यही स्फीयर ये डिसाइड करेगा कि इस पर कौन सा आवेश आएगा। मतलब ये आयनिक स्फीयर ही डिसाइड करेगा कि इस स्क्वायर ब्रैकेट पर कौन सा आवेश आएगा, और वही आवेश ये डिसाइड करेगा कि वह उपसंयोजित क्षेत्र में कौन सा आवेश बना हुआ है, और वही आवेश बता देगा कोई ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तो बताओ इस समय जो स्फीयर हमारा है बाएं है, तो हमेशा ध्यान दो केमिस्ट्री में जो बायां होता है वो कमजोर होता है, दायां जो होता है मजबूत होता है। बायां हमेशा धनात्मक होता है, दायां हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो आप बताएं कि इसमें क्या होगा अगर इसका हम लोग आयनाइजेशन करें, तो बताओ इसमें क्या होगा? बायां क्या है? पोटेशियम। कितने पोटेशियम? 3। एक पोटेशियम क्या बनता है? 1+। बोलो कितने पोटेशियम है? 3। तो बताओ इस स्फीयर पर कितने माइनस बनेंगे? इसके सापेक्ष कितने माइनस बनेंगे? 3 माइनस बनेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा? Fe(6), जो कि नॉन आयनाइज है। ये नॉन आयनाइज है, ये आयनिक नहीं है। और बताओ इस पर कौन सा आवेश आ गया? 3 माइनस आ गया। और 3 माइनस ये बता रहा है, यही माइनस को बता रहा है ये कैसा है? ये है एन आयनिक। क्या है यह? एन आयनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा है? एन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, या इसी को हम लोग कहते हैं ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स। ये आपका क्या है? ऋणायनिक जटिल यौगिक है। ये क्या है? ऋणायनिक जटिल यौगिक है। ये ऋणायनिक जटिल यौगिक आपका है। अगर क्या हुआ, अगर आयनाइजेशन के बाद यदि क्या है, आयनिक क्षेत्र हमारा कैसा है? धनात्मक है, तो उपसंयोजित क्षेत्र कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अगर वह आयनिक क्षेत्र क्या हो? बाएं उपस्थित हो। ये सिंपल हमारा फंडा है। तो बताओ ये कैसा है? ऋणात्मक है। यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूसरा दूं तो किसमें आ गया? ऋणात्मक में आ गया। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूसरा दूं, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये आपका है Fe, इसके साथ कौन लगा है? H2O। यहाँ पे क्या है? 6। और मैंने इसके साथ क्या लिख दिया? Cl3। तो बताओ ये क्या हो गया? बदल गया। मैंने बोला ब्रैकेट के बाएं और दाएं वाला आयनिक क्षेत्र होता है वो आयनाइज होता है, और ब्रैकेट वाला आयनाइज नहीं होता है, ये अंदर आयनाइज नहीं होगा। तो बताओ ये Cl किधर है? ब्रैकेट के दाएं है। और दाएं वाला क्या होता है? खुद बताया गया कि दाएं वाला क्या करता है? दाएं वाला ऋणात्मक होता है। तो बताओ एक क्लोरीन पर, ये तो हमारा आयनिक क्षेत्र है ना, जो कि ब्रैकेट के बाहर है ना, तो बताओ ये किसमें टूटेगा? एक Cl पर हम जानते हैं 1 माइनस होता है। कितने Cl हैं? 3 Cl माइनस। तो बताओ इस ब्रैकेट पर 3 माइनस के सापेक्ष क्या बनेगा? 3 प्लस बनेगा। और ये हमारा हो जाएगा Fe
H2O6 हो जाएगा। तो बताओ इस पर क्या बन रहा है, इस पर क्या बन रहा है, 3+ मतलब धनायन बन रहा है, दैट इज केटायन बन रहा है। तो ये हमारा किस में आएगा, ये धनानिक यौगिक में आएगा। किस में आएगा, धनानिक यौगिक में आएगा। ये किस में आएगा, ऋणानिक यौगिक में आएगा। मतलब सिंपल पहचान, अगर पहले आने क्षेत्र में धनायन है तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऋणानिक होगा। अगर हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स में आने क्षेत्र कैसा ऋणात्मक है तो क्या आएगा, वो ऋणात्मक है क्या आएगा, उसको आप खुद देख सकते हैं। ऋणात्मक है क्या आएगा, वो आपका आएगा धनात्मक कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं कहूं कि उस स्क्वायर ब्रैकेट पर कुछ नहीं लिखा गया है, मतलब उसके बाएं और दाएं कोई आनिक भाग नहीं है, तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये हमने कॉम्प्लेक्स लिखा FeCO5, मैंने ब्रैकेट लिख दिया। अब बताओ इस ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर दाएं या बाएं कोई आनिक क्षेत्र है, कोई आनिक भाग है, न तो धनानिक भाग है न तो ऋणानिक भाग है। तो बताओ जो हमारा उपसर्जित क्षेत्र है, वो बताओ उपसर्जित क्षेत्र है जिसमें क्या होते हैं, धातु और लिगेंड, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो बताओ इसमें केवल क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड है, लेकिन कोई आनिक भाग नहीं है, तो इसका कोई आवेश नहीं है। तो किसमें आएगा, उदासीन में आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखूं NiCO4, NiCO4, बताओ इस पर कोई है आवेश, कोई आनिक भाग है बाएं और न तो दाएं। इसमें क्या है, केवल ये क्या है, ये लिगेंड है, क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु मतलब सेंट्रल मेटल एटम्स, और लिगेंड केवल 2 हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहते हैं, उदासीन जटिल यौगिक कहते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिनके क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट पर कोई आवेश न हो, मतलब उसके बाएं दाएं कोई आनिक क्षेत्र न हो, मतलब जिनमें आनिक क्षेत्र हो ही ना, वो उदासीन जटिल यौगिक होते हैं। और जिनमें धनानिक